हाँ दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार जानदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा को देखने वाले हैं। और ये विद्युत धारा भाई सबको समझ में आती नहीं है ना, ठीक है। और विद्युत धारा थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा टफ होता है, इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ होते हैं, समझ ही नहीं आती कि न्यूमेरिकल लगाना कैसे है। लेकिन इन सभी चीज़ों को बहुत ही आसान बनाना है और एकदम आसान तरीके से समझना है और इस तरीके से समझना है कि हमको लगे कि विद्युत धारा जो है वो और चैप्टर से बहुत ही आसान है। ये हमारे माइंड में पढ़ते पढ़ते सेट हो जाना चाहिए। अगर नहीं सेट हुआ तो समझो हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना हमसे फिर बेकार है, ठीक ना। तो विद्युत धारा क्या होता है उसको समझने से पहले देखो भाई विद्युत धारा पहले होता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो विद्युत धारा जो होता है ना, आवेशों के प्रवाह की दर, भाई जब मैं कहूँगा तभी नोट करना है। अभी चीज़ें हम लोग कैसे समझते हैं, ठीक ना, मैं खुद बताऊँगा भाई ये चीज़ नोट करो, अब इसको नोट करने की ज़रूरत है। तो विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा होता क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा क्या हो गई? आवेशों के प्रवाह की दर, याद हो जाएगा ना। विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर। अब हम लोग विद्युत धारा को समझने से पहले हमको ये आवेश को समझ लेना चाहिए कि नहीं, तभी तो हम समझे ना भैया आवेशों के प्रवाह की दर। तो आवेश है क्या इसको हम समझे नहीं, पहले विद्युत धारा को समझे चले आए। तो हमें पहले क्या समझना है? आवेश को समझना है। यानी विद्युत धारा को समझने से पहले हमें आवेश को समझना है, प्रवाह क्या होता है, दर क्या होता है, इसको समझना है। तो पहले हमारी प्यारी सी हेडिंग बनेगी यहाँ पे, आवेश क्या होता है, ठीक ना। आवेश कहते किसे हैं, आवेश होता क्या है पहले। अब हमारा ये चैप्टर क्लास 10th फिजिक्स का, इसमें पहला इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और उसमें हम लोग पहली सी हेडिंग छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी हेडिंग बनाएंगे कि आवेश होता क्या है, ठीक ना। आवेश क्या होता है, चार्ज किसे कहते हैं? आवेश। आवेश, इसी आवेश को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चार्ज, CHARGE। चार्ज होता क्या है, ठीक ना। चार्ज को समझते हैं। देखो भाई जो चार्ज होता है ना, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होता है। चार्ज की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। अब जैसे मान चलो कि आप बचपन में बहुत बार किए होगे कि आप पेन लेते हो, पेन को आप बालों में रगड़ो, बालों में रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रहते ना, उनके पास जब ले जाओगे देखोगे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में हलचल होने लगती है। अब हलचल मतलब ये हुआ कि कुछ टुकड़े पेन की ओर आने लगेंगे और कुछ टुकड़े पेन की ओर नहीं आएंगे। कागज़ के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, कुछ पेन की ओर आएंगे और कुछ पेन की ओर या नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में आवेश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वह पेन की ओर आकर्षित हो रहा है या तो पेन से प्रतिकर्षित हो रहा है। तो अब एक लाइन में अगर कोई पूछे आवेश क्या है, तो पहले आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? आवेश की उत्पत्ति किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से हुई। आवेश की उत्पत्ति किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से होती है। तो इस बात को पहले भाई हम लोग लिख लेते हैं कि आवेश की उत्पत्ति से पहले आवेश है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं ना। तो आवेश जो होता है, आवेश किसी भी वस्तु या पदार्थ, कोई भी चीज़ हो, उसका एक गुण होता है। जैसे हमने पेन का एग्जांपल दिया कि पेन को आप ऐसे सूगो बाले से ऐसे रगड़ते हो, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हो, तो वह कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा पेन की ओर आकर्षित होने लगता है, ठीक ना। तो ये जो पेन के अंदर जो गुण आया है, कौन सा गुण आया है? किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का या फिर रिपेल करने का। अट्रैक्ट बोले तो आकर्षित करने का, रिपेल बोले तो प्रतिकर्षित करने का, दूर भगाने का। ये जो क्वालिटी आया है, वही क्वालिटी, वही गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो प्यारी डिफिनेशन बन गई ना कि किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो उस वस्तु में आकर्षित या प्रतिकर्षित का गुण उत्पन्न कर देना। चलो भाई मैं लिखता हूँ, अभी सेंटेंस हो जाएगा। ऐसा गुण, ठीक ना, आवेश में क्या लिखेंगे?
ऐसा गुण, अब ये गुण जो भेली उली होता है ना, वो गुण नहीं है, क्वालिटी वाला गुण है, समझ रहे होगे। ऐसा गुण जिसके कारण, ऐसा गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को, एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर, ठीक है, एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है, आवेश करती है, करता है ना, ऐसा गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है ना, करता है, आवेश कहलाता है। सेंटेंसों सेट होना चाहिए ना, आवेश कहलाता है, ठीक, आवेश कहलाता है। तो अब कोई पूछे आवेश का है तो बता लोगे ना कि ऐसा गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब दोस्तों हमने बताया कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से होती है ना। आवेश की उत्पत्ति क्या होती है, किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से होती है। तो इस बात को भी यहाँ पे नोट कर लिया जाए, ठीक है। क्या नोट कर लिया जाए कि आवेश की उत्पत्ति किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से, कैसे, रगड़ने से उत्पन्न होती है। आवेश की उत्पत्ति किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से होती है ना। आवेश की उत्पत्ति, एक बार उत्पत्ति तो लिख दिया ना, रगड़ने से होती है, ठीक। अभी जरूरी नहीं केवल रगड़ने से उत्पन्न हो जाए, और भी तरीके होते हैं। चालन से होता है, प्रेरण से भी होता है, ठीक ना। चालन से भी आवेश की उत्पत्ति होती है, प्रेरण से भी आवेश की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखाया कि इन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से किसकी उत्पत्ति होती है, आवेश की उत्पत्ति होती है। तो आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इतनी बात तो आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट हो रही है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है ना। चलिए अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो ये आवेश होता है ना, आवेश को हम लोग लिखते किससे हैं, आवेश का सिंबल क्या होता है, ठीक ना। आवेश को, ठीक है, नीचे लिखेंगे हम लोग आवेश को चाहे आप स्मॉल क्यू से लिखो या कैपिटल क्यू से, मतलब क्यू से लिखा जाता है। अब चाहे आपकी इच्छा है स्मॉल क्यू से लिखो, आपकी इच्छा है कैपिटल क्यू से लिखो, आपकी इच्छा के ऊपर है। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है, लिखा जाता है, ठीक। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो विद्युत हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें मात्रक का बहुत बड़ा रोल है। किसका, मात्रक का। हर एक चीज़ें, जैसे हम लोग पढ़ेंगे आवेश पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत विभव पढ़ेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे, वैद्युत चालकता पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे। इतनी जो चीज़ें पढ़ेंगे ना, इन सभी चीज़ों का हमें मात्रक याद होना चाहिए। क्योंकि मात्रक पूछ लेता है, कहेगा निम्नलिखित में से विद्युत धारा का मात्रक कौन नहीं है, विद्युत धारा का मात्रक कौन है। तो ये सभी चीज़ें हमें मात्रक तो जरूर याद होना चाहिए, ठीक ना। तो वो मात्रक धीरे धीरे मैं आपको रटा दूंगा, बार बार बोलते बोलते आपके दिमाग में सेट कर देंगे। बस आप उसको डिलीट मत करना चाहो, ठीक है। ज़बरदस्ती डिलीट पे उतार हुए रहोगे तो डिलीट हो ही जाएगा, ठीक ना। नहीं बाकी अगर थोड़ा सा अगर आप चाहोगे कि हाँ याद हो जाए, तो मैं आपको इतनी बार सुनाऊंगा कि वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला शुरू होता है कि यहाँ पे आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। अब यहाँ पे तो एक मात्रक पहला आप लोग याद कर लो, आवेश का मात्रक कूलाम। क्या होता है आवेश का मात्रक, कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को लिखते हैं सी से। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और कूलाम को सी से लिखते हैं। अच्छा, एक इसका और दूसरा मात्रक लिख लो, कूलाम, या इसको अभी मैं बताऊंगा बाद में कि ये एम्पियर सेकेंड होता कैसे है, ठीक ना, एम्पियर सेकेंड। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको क्या करो, रट डालो। कूलाम तो याद ही रहेगा, आवेश का मात्रक कूलाम, लेकिन ये भी मात्रक आपको याद होना चाहिए, एम्पियर सेकेंड। अब ये कैसे होगा, अभी जब हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे ना,
विद्युत धारा जब पढ़ेंगे वहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये एम्पियर सेकेंड होता कैसे है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि आवेश है क्या, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आवेश को लिखा कैसे जाता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम या फिर एम्पियर सेकेंड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब दोस्तों ये जो आवेश होता है ना, आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, यानी जिसे बोलते हैं धन आवेश, और दूसरा होता है ऋणावेश, जिसे बोलते हैं ऋणावेश, है ना। तो आवेश कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज अब हेडिंग डालते थे हम लोग, आवेश के प्रकार। इतना नोट कर लो भाई, मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग ज़बरदस्त तरीके से नोट कर लो, ठीक ना। एक सुंदर सा नोट्स बनाते चलो, और जिसको केवल इसी को पढ़ करके आप फिजिक्स में 25 में आप कम से कम 22, 23, 24 लाने का क्षमता रखो। जो मैं नोट्स बनवाता चल रहा हूँ, जो मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, उसी से, ठीक ना। बाकी आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद इतना क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि आपको खुद लगेगा कि हाँ सर क्वेश्चन तो बहुत हो गया है, ठीक ना, क्वेश्चन बहुत कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा हुआ ये आवेश। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? आवेश के प्रकार, ठीक ना, आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, आवेश के प्रकार। तो आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? धनावेश, जिसे बोलते हैं धन आवेश, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। दूसरा क्या हो जाएगा? ऋणावेश, जिसे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी NEGATIVE, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक ना। अब ये जो चार्ज होता है, ठीक ना, अच्छा अभी हाँ तो हमने चार्ज देख लिया। अब ये जो चार्ज होता है 2 प्रकार का, अगर दोनों चार्ज हमारे सेम हो जाए, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो सेम, समझ रहे हो, देखो ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये दोनों क्या है? सेम है। सेम है कि नहीं? एकदम सेम है। यहाँ पे ये माइनस ले लूँ, ये क्या है? माइनस, ये भी क्या है? सेम है। अगर मैं प्लस ले लूँ और माइनस ले लूँ, ये क्या है? अपोजिट है। ये क्या है? अपोजिट है, विपरीत है। तो दोस्तों वहाँ पर अगर समान आवेश मिल जाए, ठीक ना, सुन रहे हो ना, अगर जहाँ पे समान आवेश मिल जाए तो उनके बीच में, समान आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। जबकि अगर विपरीत आवेश हैं, अलग अलग आवेश हैं, तो उनके बीच आकर्षण लगता है, ठीक ना। उनके बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल कहाँ लगेगा? जहाँ दोनों आवेश कहाँ रहे? समान रहे। आकर्षण बल कहाँ लगेगा? जहाँ दोनों आवेश अलग अलग रहे, ठीक ना। अब देखो जरा समझो, ये वाला इसको दूर भगाएगा, ठीक है, चलो भाई तुम दूर भागो, तो ये कहेगा ठीक है तुम्हें भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे ना, तुम भी हमें अच्छे नहीं लगते हो, जाओ। तो ये वाला, अगर ये वाला इसको दूर भगाया तो क्या ये इसको पास बुलाएगा? कहेगा नहीं, हमें भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी जाओ। लो, प्रतिकर्षण हो गया। वहाँ पे ये होता है ना प्रतिकर्षण बल, जब 2 लोगों में झगड़ा होता है तो एक लोग कहता है जाओ तुम्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहला वाला बोलेगा हमें भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ, कोई हमारा खर्चा थोड़ी चला रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये वाला आवेश इसको दूर भगा रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है? इसको दूर भगा रहा है। वही कंडीशन यहाँ भी, ये इसको कह रहा है कि भाई तुम अच्छे नहीं लगते, जाओ हमसे दूर भागो, तो ये कह रहा है तुम भी तुम्हें अच्छे नहीं लगते, जाओ, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? इसको, ये इससे बहुत लगाव है इसका, ठीक ना। ये वाला इसको अपने, देखो अपने पास बुला रहा है, ठीक है। तो अगर ये पास बुलाएगा तो ये कहेगा भाई मैं, तुम पास बुला रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं भी तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। ये भी इसके, इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो ये आप चीज़ ऐसे बना लोगे। ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि अगर हमारे आवेश समान रहेंगे, अगर आवेश समान रहेंगे तो उनके बीच कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। जबकि अगर आवेश विपरीत रहेंगे तो उनके बीच कौन सा बल? आकर्षण बल लगता है। उनके बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। ये हमने दिखाया आपको आवेश के बारे में, ठीक ना। और देखो आवेश का मात्रक अभी हमने देखा, कूलाम या फिर एम्पियर सेकेंड। और मात्रक देख लेते हैं, नीचे लिखना भाई, आवेश के अन्य मात्रक। क्या लिख सकते हैं? आवेश के अन्य मात्रक। अब ये अन्य मात्रक जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, ये तो भाई आपको एक बार याद कर लो,
बाकी जैसे आवेश में याद करोगे ना, वैसे विद्युत धारा में, मतलब एम्पियर वाले में, वैसे वोल्ट वाले में, वैसे ओम वाले में, हर जगह मिलेगा। यानी एक जगह याद करो, हर जगह बेनिफिट पाओ। क्या मज़ा है। एक चीज़ अगर याद कर लो ना, वो कहीं और मिलता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो वही हाल यहाँ पर है कि अगर एक बार याद कर लो आवेश का अन्यमात्रक, वो हर जगह मिलेगा और याद हो जाएगा। देखो कैसे, 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम है ना, तो 1 मिली कूलाम, ठीक है। अच्छा, मिली कूलाम का सिंबल देख लो, एक, ये तो एक ही है। मिली को स्मॉल एम से, कूलाम को सी से, अभी मैंने बताया था कूलाम को सी से लिखते हैं। 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10 की घाते -3 कूलाम। याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। 1 मिली कूलाम कितने कूलाम के बराबर? 10 की घाते -3 कूलाम के बराबर। अच्छा, 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम। अब देखो माइक्रो का सिंबल क्या होता है, ये 1 हो गया। ये देखो, ये माइक्रो का सिंबल है, ये माइक्रो का क्या है, सिंबल है। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घाते -6 कूलाम, 10 की घाते -6 कूलाम। अच्छा, 1 नैनो कूलाम, वाह, नैनो, नैनो ने नैनो से, 1 नैनो कूलाम, तो 1 नैनो कूलाम बराबर क्या होता है? अच्छा, 1 स्मॉल एम से, नैनो सी से कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10 की घाते -9 कूलाम के। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आवेश का मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकेंड, वो तो आपको याद होगा ही, एक कूलाम या एम्पियर सेकेंड। बाकी यहाँ पे अन्य मात्रक में हमने क्या बता दिया कि 1 मिली कूलाम बराबर 10 घाते -3 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घाते -6 कूलाम, और 1 नैनो कूलाम बराबर 10 की घाते -9 कूलाम, ठीक। तो ये रहा भाई आपकी क्लास 10th लेवल पर आवेश के बारे में, ठीक ना। अभी हम लोग थोड़ा सा आवेश के बारे में और चर्चा करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं डीप जाने का प्रयास नहीं करूँगा, उतना ज़रूर जाने का प्रयास करूँगा जितने से आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना हो, और उतना आप लोग नोट करने के बाद कोई भी क्वेश्चन मिले तो तुरंत उसको धाराशाही करने के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। तो इतना भाई नोट कर लो, मैं साइड हो गया हूँ। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो भाई, छोड़ा मत करो कुछ भी चीज़, ठीक है ना। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर वो चीज़ आपको नोट करा दूँ जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है, ठीक। ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जब अभी हमने बताया कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उत्पन्न होती है। तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से आपस में रगड़ते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ते समय, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गमन करने लगता है। क्या करने लगता है? गमन करने लगता है, ठीक है। तो क्या करने लगता है? गमन करने लगता है। जिसे मान चलो भाई ये हमने मार्कर लिया, दोनों मार्कर को ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो होगा क्या, इस वाले के इलेक्ट्रॉन इसमें और इसके वाले इलेक्ट्रॉन इसमें गति करने लगते हैं, आने जाने लगते हैं, ठीक है। क्या करने लगते हैं? आने जाने लगते हैं। तो जब आने जाने लगेंगे तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, अगर किसी एक वाले मार्कर को दोनों वाले से हमने रगड़ा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया, अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, उसमें क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो वहाँ पे ध्यान देना, वहाँ पे वस्तु धनावेशित हो जाती है, ठीक है। क्या समझ में आया कि वस्तु धनावेशित कब हो जाती है? जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह वस्तु धनावेशित, अगर उसका उल्टा, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? आ गए हैं, तो वह वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है, ठीक है। इस बात को आपको बढ़िया से दिमाग में रखना है। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह वस्तु क्या है? धनावेशित। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वस्तु क्या है? ऋणावेशित है। तो इस बात को नोट कर लिया जाए कि एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक ना, कभी कभी। तो हम लोग क्या लिख दें? यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की
कमी है, ठीक ना, क्या है, कमी है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह वस्तु इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह वस्तु क्या होगा, धनावेशित होगा। तो वह वस्तु, ठीक है, इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ दिखे बढ़िया से और उससे आप भी ऐसे नोट करना। तो वह वस्तु धनावेशित, तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित। जबकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर, जबकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर, जबकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो वस्तु धनावेशित कब होगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो। वस्तु ऋणावेशित कब होगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता। ठीक है, बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए अब देखो एक आध चीज़ और देख लेते हैं। अच्छा, अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या फिर आ रहे हैं, ये तो होगा ना, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो इलेक्ट्रॉन आएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। ये मार्कर है, मार्कर से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए तो इसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मार्कर है, इसमें इलेक्ट्रॉन चले आए तो इसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात समझो भाई, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसका भी अपना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका भी अपना कुछ क्या है, द्रव्यमान है। जैसे हमारे सर का बाल है, बाल का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। पूरा बाल जीरो करा दो, ठीक ना, तो बाल कुछ हल्का हुआ कि नहीं हुआ, आपका शरीर कुछ कम हुआ कि नहीं कम हुआ, एकदम सब कम हुआ। अब भली से बहुत माइनर कम हुआ हो, वो आपको ना के बराबर दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं कम हुआ है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका भी द्रव्यमान बहुत कम होता है, ठीक ना। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसको कहीं लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कहीं कुपचिया के लिख लेना, जहाँ पे तुम लोग शायरी और लिख लिया करते हो कभी कभी, ठीक ना, वहाँ पे। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻31 kg, मतलब बहुत कम होता है, लेकिन कुछ तो है। बहुत कम हो लेकिन कुछ तो है। अगर वो निकल जाएगा द्रव्यमान कम हो जाएगा, आ जाएगा द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन निकलेगा द्रव्यमान घटेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक ना। तो क्या लिख दें भाई कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर द्रव्यमान कम, जबकि इलेक्ट्रॉनों के आ जाने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस प्यारी बात को भाई लिखना जरूरी है ना। हाँ, एक नंबर पूछ लेता है तो वहाँ पे मुंह बना के रह जाओगे, तो मुंह नहीं बनाना है, ठीक है, अपना मुंह खुश करके रखना है। क्या करना है भाई, यहाँ पे क्या लिख दें कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। अब तो ये नोट कर लियोगे ना, हाँ, या हटा दे इसको। वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है, जबकि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों के आ जाने पर, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान अब की बार क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये दो प्यारी प्यारी बातें हमने लिख दिया, ठीक है। चलो अब देखो भाई, अब क्या समझते हैं हम,
हमने मान चलो कि दो वस्तुओं को हमने रगड़ दिया, ठीक है। जब रगड़ देते हैं तो होता क्या है कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है। ये तो बात आपने यहाँ से सीखी। अगर इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होने लगते हैं तो अब बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन इसमें से उसमें गया तो अब इस वस्तु पर कितना आवेश बचा, या फिर वस्तु से इलेक्ट्रॉन इतना आ गया तो वस्तु पर आवेश अब कितना हो गया। इस चीज़ को हम लोग कैसे निकालेंगे? का कौनो फार्मूला है, कौनो सूत्र है? यस, है फार्मूला, है वो सूत्र जिससे हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि रगड़ने पर अगर इलेक्ट्रॉन इतने चले गए तो इतना आवेश बचा, या फिर इतना आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका है फार्मूला। वो फार्मूला क्या है? ठीक है, देखो भाई नीचे लिखते हैं कि नोट में, ठीक ना, नोट में। और ये ज़बरदस्त फार्मूला, ये फार्मूला आपको हर पल काम आएगा। इस वाले चैप्टर में कई बार काम आएगा, तो इस वाले फार्मूले को याद कर लेना, वैसे वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखोगे इतना अच्छा लगेगा देख करके, वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो उस फार्मूले को नाम कहा दे, पहले सोच ले भाई। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आवेश को ज्ञात करना, ठीक है। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनों के थोड़ा नाम रख दे उसका, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या तो आदान मतलब देना, प्रदान मतलब लेना, यही बतिया होता है ना भाई। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आवेश ज्ञात करना। अब ये चीज़ आपको, ये लाइन नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं है, ठीक ना, लेकिन ये चीज़ याद होना चाहिए। क्यू बराबर एन ई, याद रहेगा ना, क्यू बराबर एन ई, ठीक है, क्यू बराबर एन ई। अब ये जरूरी नहीं कि आवेश ज्ञात किया जाए। अरे भैया, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हम लोग यहाँ से टपका सकते हैं। देखो ज़रा, तो यहाँ पे क्यू क्या है? जहाँ पर क्यू जो है वह क्या है? आवेश है। क्यू क्या है? आवेश है। और एन क्या है? एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये चीज़ आपको दिख रहा है कि नहीं भाई? मैं देख लूँ तो पता चला, नहीं तो आपको दिखवा ही नहीं करेगा। सर दिख तो रहा है, नहीं तुम लोग भैया उल्टा बोलने लगते ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है? वह क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आपको याद करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19। अभी तुमने आवेश का मात्रक बताया ही था। क्या बताया था? कूलाम या एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड कभी कभी पूछ लेता है, तो इसीलिए उसको दिमाग में रखना है। और कैसे होता है अभी तो उसको हम बताएंगे ना, या हो सकता है अगली वीडियो में बताएं। लेकिन यहाँ पे कूलाम तो भाई सीधा है, तो कूलाम याद होना चाहिए। कूलाम, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्यू बराबर एन ई, जहाँ पे क्यू क्या है? आवेश है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ई क्या है? ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और होता कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये रहा आपका आवेश के बारे में पूरी जानकारी, जो आपको क्लास 10th लेवल पर इतना जानकारी होना चाहिए, कम से कम इतना जानकारी होना चाहिए, ठीक ना। इतना जानकारी अगर आप लोग आवेश पर रखोगे तो आगे जो चीज़ें पढ़नी है ना, वो चीज़ें आपको और आसान हो जाएगी। तो इतना मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग इतना चीज़ें बढ़िया से नोट करोगे और इसको बढ़िया से तैयार भी करोगे, ताकि जब आपको सेकेंड वीडियो जब मिले, ठीक है, जब सेकेंड वीडियो आप लोग जब पढ़ो तो आपको लगे कि हाँ चीज़ें हमें अब समझ में और अच्छे से आ रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पर एक आध सवाल लगाते हैं, ठीक ना, आवेश पर एक आध सवाल लगाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियो में विद्युत धारा को पढ़ेंगे, तब जाके विद्युत धारा पे सवाल लगाएंगे, ठीक है। पहले इसने पे एक सवाल तो मांगता है भाई, तो मिटा उठा दिया जाए। नोट कर लिए होगा ना भाई? बढ़िया, देखो सब व्यवस्थित तरीके से लिखा हूँ ताकि आपको नोट करने में कोनो दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ। देखो सवाल नंबर पहला, और वो सवाल वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। 2 सवाल बताने वाला हूँ, जिसमें से एक तो आपके एग्जाम में लगभग फंस ही सकता है, ठीक है। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ भाई नहीं यार वही आ जाएगा,
अब पता चला नहीं आया, तुम लोग आए लगे भाई हमारे यूट्यूब पर बढ़िया बढ़िया कमेंट करने, बढ़िया बढ़िया समझ रहे हो ना। जब क्वेश्चन नहीं मिलता है, अब कौन कौन सा बढ़िया बढ़िया कमेंट करोगे तो बता ही सकते हो। चलो फिलहाल पहला क्वेश्चन नंबर 1 झक्कास क्वेश्चन है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट बनाना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन क्या है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसमें, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल हो गया, ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत बार पूछता है, ठीक है। ऑप्शन में देके पूछ लेता है, अति लघुत्तरीयों पूछ लेता है इसे करके, ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे इसकी खोपड़ी में छेद करेंगे। देखो जरा, अब तो कूलाम बताने की जरूरत नहीं ना, किसका मात्रक है, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का है सर। किसका मात्रक है, आवेश का। यानी ये क्यों दिया हुआ है, क्यों बराबर 1 कूलाम। बात एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं हो रही ना, नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी हमने जो फार्मूला बताया, सिर्फ एक फार्मूला बताई है, और वहाँ पे हमने बताया इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं, यन से लिखते हैं। तो यन क्या है, यन आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्यों दिया हुआ है, यन पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम लोग लगा दें, तो जो फार्मूला लग जाएगा, जो सूत्र लग जाएगा, क्यों बराबर यन ई, क्यों बराबर यन ई। क्यों क्या है, आवेश है, यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, माइनस को इग्नोर कर देते हैं। अब पूछोगे काहे, हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं ना, परिमाण निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, MAGNITUD जो भी पढ़ेंगे भाई, ठीक ना, तो उसको निकालते हैं। तो उस समय जो हम लोग माइनस को इग्नोर कर देते हैं, बतिया समझ आई ना, माइनस को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो रखते भाई यहाँ पे, तो क्यों की जगह पे क्या रखेंगे, 1, यन का तो हमें मन में चाहिए, और ई की जगह पे 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यन में इतने का गुणा है, इसको उधरियाँ भेजेंगे, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखो 1 भाग हो गया, भाग का निशान हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर यन। अब बताओ मैं यन को पहले लिख दूँ, गुस्सा हो कितना ही ना, यन को पहले लिख दें। देखो ऐसे, यन बराबर, ये घटिया नीचे है, इसको ऊपर भेजेंगे तो जो इसका चिन्ह है बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, और प्लस रहता तो माइनस हो जाता, ये ध्यान रखना। तो ये देखो 1/1.6 तो है, ये है, इसको हमने ऊपर भेज दिया। भैया कहो तुम जाओ नीचे, तुम्हारा काम नहीं है, ऊपर जाओ, ऊपर राज करो। देखो आया ऊपर, प्लस हो गया। अब ज़रा ध्यान से समझो, यन बराबर 1, पीछे देखते हैं, पीछे बोले तो यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से 1 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव है, ऊपर 1 जीरो बढ़ाते हैं, 2 अंक बाद दशमलव होता, ऊपर 2 जीरो बढ़ाते हैं, 3 अंक बाद दशमलव होता तो 3 जीरो बढ़ाते ऊपर। ठीक है, तो कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, तो 1 जीरो पर बढ़ा दिए, नीचवा दशमलव अपने आप भाग गया, अपने आप भाग जाएगा। ऊपर नीचवा 10 से गुणा करे की कोनो जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। गुणे 10⁻19। अब यहाँ मतलब क्या हुआ कि 10 से 16 में भाग देना ना, 16 से 10 में भाग देना ना, हाँ 16 से 10 में भाग देना। जब 16 से 10 में भाग देंगे 0.625 आएगा, गुणे 10⁻19 भाग दे के देख लेना, ठीक है, भाग देख ले, देखना विश्वास नहीं होगा तो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से देखो जो हमारा आंसर होता है ना, वो अपने आंसर को हम लोग 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, उससे बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, क्लास 9th में सीखे होगे, और नहीं सीखे हो तो कोनो बात नहीं है, बस इतना जानो आंसर को अपने क्या करना होता है, वैज्ञानिक संकेतन में लिखना होता है। और वैज्ञानिक संकेतन मतलब 1 अंक के बाद दशमलव का, 1 अंक के बाद दशमलव, दशमलव को यहाँ से उठाओ, यहाँ पे ले जाओ। जब यहाँ पे जाएगा n बराबर 6.25, अब खाली झूरे निशान है, यहाँ दशमलव को वहाँ पे कर दोगे नहीं,
ऐसे थोड़ी नहीं, ये था अगर ऐसे खाली लिख दिए गुड़े दगाते 19, ये और ये में फ़र्क रह गया, फ़र्क रह गया। देखिए फ़र्क नहीं होना चाहिए, तभी तो भाई सही है, फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो फ़र्क ना हो तो क्या करेंगे, दशमलव अगर आगे जाता है 10 की घाते माइनस लगता है, पीछे आता है 10 की घात प्लस लगता है। फिर से बात सुनो, दशमलव अगर आगे गया 10 की घात माइनस लगा, दशमलव पीछे आया 10 की घात प्लस लगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहाँ गया, आगे गया, तो क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 1 गुणे 10 की घात 19 तो अपनी जगह विराजमान है। तो n बराबर 6.25 गुणे 19 में से 1 गया 18, और ये नंबर है, नंबर का कौनो मात्रक नहीं होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये तो नंबर है n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और संख्या का कौनो मात्रक नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा आपका एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, ठीक ना, उसको आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स खुला है, उस कमेंट बॉक्स में उस अपने आंसर को छाप देना है, ठीक है ना। तो छाप क्या देना भाई, क्वेश्चन लिख लो ज़रा, क्वेश्चन जो आपके लिए 2 क्वेश्चन दे देना, कम से कम 2 क्वेश्चन दे दें, चलो 2 तुम लोग कह दिए तो मैं 2 क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन लिखो भाई, देख लो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, और नहीं डाले फिर समझ जाओ, मैं समझ जाऊँगा कि भाई आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ने वाले हो। तो क्या करोगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये आपको इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या देते भाई, 3.2 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3.2 गुणे 10 की घाते माइनस 19 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कहाँ पे भेजना है, यूट्यूब पर, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर डालिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं पर ना। तो आज की क्लास में हमने जो आवेश के बारे में ना, आज की क्लास में हमने क्या किया भाई, आवेश के बारे में बहुत भरपूर तरीके से सीखे हैं, और आपको इस क्लास 10th के लेवल पे आवेश इतना बहुत है, इससे बहुत ज़्यादा और सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके न्यूमेरिकल को और सीखने की ज़रूरत है। तो न्यूमेरिकल हम लोग जब विद्युत धारा पढ़ेंगे ना, तो अभी कहाँ, अभी तो खाली आवेश पे बताए हैं। अभी जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ विद्युत धारा सीखेंगे, वैद्युत विभवांतर सीखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग ढेर सारे सवालों को लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही एकदम अपना प्यार दुलार हम पे बरसाए रहो, और हम भी अब आप पर प्यार दुलार बरसाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आपका भला हो, अच्छे से, बहुत अच्छे से भला हो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई को बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त तरीके से करोगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।